वेलकम बैक दोस्तों। तो आज जिस मूवी की बात मैं करने वाली हूँ ना, वो इतनी ज्यादा सुपरनैचुरल ट्विस्ट से भरी हुई है ना कि उसे देखकर आपको तो मजा ही आ जाएगा। बीच बीच में ना आपको कुछ इमोशनल सीन भी देखने को मिलेंगे, आपके दिल को ना छू जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐड को दिखाते हुए, जिसमें रूमी नाम की एक लड़की होती है और उसका एक चिकन शॉप होता है। अपनी मॉम के साथ मिलकर वो उसको चलाती थी। वैसे तो रोमी 20 साल की है और जिस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए बाहर जाकर बाकी सारे बच्चों की तरह अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां जो आ गई थी। वहीं उसकी मॉम एक इंटरव्यू में लोगों को बता रही होती है कि रोमी के डैड रोमी और उसकी माँ को बचपन में छोड़ के ही चले गए थे और उसके बाद से ही उनकी लाइफ इतनी बदतर हो गई है। रोमी का ये फैमिली रेस्टोरेंट काफी अच्छा खासा चल रहा था और इसलिए वो यहाँ पर थी और उसे इसमें काफी इंटरेस्ट भी था, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था क्योंकि उस पूरे एरिया पे टाइशन नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पूरा कब्जा जो कर रखा हुआ था और वो वहाँ पर एक चाइनीज टूरिस्ट के लिए एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहते थे, जिस कारण से वो यहाँ के सारे लोगों को जल्द से जल्द भगाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे ही एक रात में उन्होंने बहुत सारे गुंडों को रोमी की शॉप पर भेजा था ताकि वो उसे वहाँ से निकाल सके, क्योंकि रोमी वो जगह खाली करने के लिए तैयार ही नहीं थी। रोमी उस टाइम घर में बिल्कुल अकेली थी, उसकी मॉम कहीं बाहर गई हुई थी और वो लोग उसे बहुत ही बेरहमी से खींचतान के बाहर निकाल रहे होते हैं, जहाँ पर अचानक से उसकी मॉम आ जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो गाड़ी उन गुंडों के ऊपर चढ़ाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो लोग तो उसकी मॉम को भी जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालते हैं, जिसके कारण उनका सर जमीन पर लग जाता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक मेटेओर गिरता है जिसमें से एक अजीब सा पदार्थ निकलता है और वो जाकर सीधा वहाँ के पानी में मिल जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस पानी को एक वॉचमैन आकर पी लेता है जिसका नाम सियोक है और अचानक से उसके पेट में वो पानी पीते ही दर्द होने लग जाता है, लेकिन इस चीज को वो सीधा इग्नोर मारकर वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सियोक एक बहुत ही ज्यादा आलसी और निकम्मा वॉचमैन है जो कि बस हमेशा काम पे ना जाने के बहाने ढूंढता रहता है। साथ ही वो उस ऑफिस में जहाँ वो काम करता था कस्टमर की कुछ चीजें भी हमेशा चुरा कर अपने पास छुपा कर रख लिया करता था, क्योंकि उसका यही मानना था कि ये लोग तो इतने ज्यादा अमीर हैं और अगर हमने इसे थोड़ा सा ले भी लिया तो इनको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने साथी को भी चोरी करने के लिए बोलता है, जो कि उसकी बातों को ज्यादातर हंसी में ही टाल दिया करती थी। लेकिन जैसे ही फिर वो उस दिन उसकी बातों में आकर वहाँ से चोरी कर रही होती है तो एक लड़की ने उसे पकड़ लिया था और साथ ही उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए बोलती है कि मैं तो तुम्हें जॉब से ही निकलवा दूंगी। सियोक भी ये सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन वहाँ से चुपचाप भाग जाता है क्योंकि वो किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज्यादा निकम्मा और ग्रीडी भी था। रास्ते में एक शॉप पर बैठकर वो शराब पीने लग जाता है और अचानक से उसके पेट में फिर से वही दर्द उठता है। देखते ही देखते उसके आजू बाजू की सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती हैं और एक झटके से सब कुछ दूर हो जाता है, लेकिन सिर्फ को इन सब का कोई होश नहीं था और वो नशे में धुत था। लेकिन वहाँ के शॉपकीपर ने उसे देख लिया था और इतनी सारी अजीब चीजों को देखकर वो तो उसे वहाँ से भगा ही देता है। सियोक सीधा अपने घर आ जाता है एंड गाइस उसके घर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि आप देख ही सकते हो, जैसा कि वो खुद था और वैसा ही सारा सामान यहाँ वहाँ फैला कर रखता था। लेटा हुआ वो सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर उठाने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे थोड़ा दूर था। वो उठकर लाइटर को उठाना नहीं चाहता था क्योंकि वो काफी ज्यादा आलसी था, बट देखते ही देखते अचानक से लाइटर उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, समझ रहा था कि शायद उसे ज्यादा चढ़ गई है। लेकिन ये सब कुछ तो उस पहाड़ी के पानी में मिले हुए मेटेओर के उस पदार्थ के कारण हो रहा था जो कि उसने पी लिया था, जिससे कि अब उसके अंदर साइकोकाइनेसिस की सुपर पावर आ गई थी। अब जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों को साइकोकाइनेसिस का मतलब नहीं पता है तो मैं उन्हें बता दूं कि इसका मतलब होता है कि आप केवल अपनी मन की शक्ति से किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ उठा कर रख सकते हो या फिर उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। लेकिन उसी टाइम पर उसके पास उसकी बेटी का कॉल आता है जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि रोमी ही थी और वो सिर्फ बता रही थी कि मॉम की डेथ हो गई है। ये सुनते ही शोक तो शॉक में चला जाता है क्योंकि वो 10 साल पहले ही अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी को छोड़कर भाग जो गया था। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे वो उसके फ्यूनरल पे पहुंचता है तो वो रोमी को पहचान ही नहीं पाता क्योंकि वो जब उसको छोड़कर गया था वो काफी छोटी थी उस टाइम पर। रोमी को इन सब का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है, जहाँ पर वो सारे गुंडे भी पहुंच जाते हैं जिनकी वजह से उसकी मम की डेथ हुई थी और उनका बॉस मिन भी उसके साथ में था। फ्यूनरल में पूरा तमाशा ही हो जाता है। रोमी को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तो जाकर उसे सीधा मारने ही वाली होती है क्योंकि वो रोमी को उसकी मॉम की मौत के पैसे जो देने आए थे, लेकिन उसका एक वकील दोस्त जिसका नाम यून है वो उसे रोक लेता है और संभालता है। रोमी वो सारे पैसे लेकर बॉस के मुंह पर फेंकते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तू मुझे कोर्ट में मिलना।
वहीं फिर रात के टाइम पर रोमी का वकील दोस्त यून रोमी के डैड को चिकन शॉप पर लेकर जाता है, जो कि किम और उसके गुंडों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। साथ ही उन्हें सारी सच्चाई बताते हुए बोलता है कि किम यहाँ पर चाइनीज टूरिस्ट के लिए एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है और इसलिए यहाँ के लोगों को वो हर हाल में यहाँ से निकालना चाहता है। सच जानने के बाद डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके पीछे उसकी बेटी और उसकी वाइफ के साथ कितना कुछ बुरा हुआ है और उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा है। जैसे ही सेओक ने अपना हाथ उठाया और हवा में घुमाया तो वहाँ का सारा सामान फोर्सफुली उठकर फैल जाता है जगह जगह। ये देखते ही सेओक तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। घर आकर वो अपनी सुपरनेचुरल पावर को चेक करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते फिर आसपास का सारा सामान भी हवा में उड़ने लग जाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि अरे वाह, उसके पास तो सुपरनेचुरल पावर्स भी आ गई हैं, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए फिर वो एक मैजिशियन बनने की सोचता है। फिर नेक्स्ट डे ही अपनी सीनियर गार्ड से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि आखिरकार ये म्यूजिशियन लोग कितने पैसे कमा लेते होंगे। जहाँ वो उसे बताता है कि यहीं पास में एक क्लब है जहाँ पर एक म्यूजिशियन बंदा हवा में सामानों को उड़ाता है और एक शो का पूरा 1 मिलियन कमा लेता है। ये सुनते ही शोक तो सीधा वहीं पर पहुँच जाता है और वहाँ के मैनेजर को अपनी जादू की पावर दिखाने लग जाता है, जिससे इम्प्रेस होकर वो तो उसे काम पर ही रख लेता है। और उसके बाद सेओक जाता है सीधा रोमी से मिलने के लिए और वहाँ पर उसको जाकर बोलता है कि अब इस छोटी सी शॉप पर तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे एक बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन की जॉब मिल गई है और वो मुझे एक शो का 1 मिलियन भी देंगे। रोमी को तो उनकी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोलती है कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तो उस टाइम आप मेरे पास नहीं थे और अब मेरी मॉम की भी डेथ हो चुकी है और आपको तो सिर्फ पैसे कमाने का ही सोच रहा है। सेओक तो उसे अपनी सुपरनेचुरल पावर भी दिखा रहा होता है, लेकिन रोमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलती है कि मैं इन सारे लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी जिन्होंने आपके जाने के बाद मेरा ध्यान रखा था। सेओक उसे समझाते हुए कहता है कि मैं उस टाइम तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गया था क्योंकि मेरे सर पर बहुत सारा कर्जा जो था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई भी तकलीफ हो मेरी वजह से। लेकिन रोमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से सीधा उसे जाने के लिए कहती है। जैसे ही सेओक वहाँ से निकलता है तो बाहर वो किम और उसके गुंडों को देखता है, जो कि रोमी के शॉप की तरफ ही जा रहे थे और वहाँ के सारे लोग को मार मार कर वहाँ से भगा रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर सेओक को काफी गुस्सा आता है और अपनी सुपरनेचुरल पावर से वो सारे उन गुंडों को वहाँ उठा कर फेंक रहा होता है। लेकिन उसी बीच पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन सबको अरेस्ट कर ले जाती है। मिन बहुत चालाकी के साथ में पुलिस को फाइटिंग वाली वीडियो दिखा रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उन सबको छोड़ देती है क्योंकि उस वीडियो में ये पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसको मार रहा है। जैसे ही वो सब बाहर आते हैं शोक का शुक्रिया कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आज वो नहीं होता फिर तो पता नहीं उन लोग के साथ में क्या क्या हो जाता। ये सब कुछ देखकर रोमी को भी थोड़ा अच्छा लग रहा होता है कि फाइनली उसके डैड उसके किसी काम तो आ रहे हैं। फाइनली फिर शोक ने ये फैसला कर लिया होता है कि अगर उसकी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी तो वो भी रोमी के साथ ही यहाँ उन सब लोगों के साथ में रहेगा और उनकी रक्षा भी करेगा। और इसीलिए वो सारे आसपास के लोहे के सामानों को यूज कर एक बड़ी सी बाउंड्री वहाँ पर बना देता है, जिससे कि मिन या फिर उसका कोई भी गुंडा उनके एरिया में घुस ना सके। वहीं दूसरी तरफ मिन की बहुत ही अच्छे से धुलाई हो रही होती है, क्योंकि टाइसन कंपनी की डायरेक्टर होंग को ये मालूम चल गया था कि मिन ने अभी तक उस एरिया को खाली नहीं करवाया है। मिन होंग को बोलता है कि उस एरिया में एक सेओक नाम का आदमी है जिसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर है और उसी के चक्कर में हम उस एरिया को खाली नहीं करवा पा रहे हैं। ये सुनते ही होंग उसे बोलती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो और फटाक से उस एरिया को जाकर खाली करवाओ। और नेक्स्ट डे ही हम देखते हैं कि न्यूज में एक वीडियो वायरल हो गई है सेओक की, जिसमें वो मिन के गुंडों को मार रहा होता है और जिसके चक्कर में उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होती है। लोग उसे काफी भला बुरा भी बोल रहे थे, साथ ही बोल रहे थे कि वो नॉर्थ कोरिया का भेजा हुआ कोई जासूस है। यहाँ तक कि हॉग ने तो उसे पुलिस से अरेस्ट भी करवा लिया था और इसे धमकी देते हुए कह रही होती है कि अगर मैंने तुम्हारे इन सुपरनेचुरल पावर के बारे में लोगों को बता दिया तो वो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और फिर तुम्हारा क्या हुआ तुम सोच ही सकते हो। और तो और तुम्हारी बेटी भी इस जमाने में सुकून से जी नहीं पाएगी। तुम्हारे पास केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, पहला ये है कि तुम मेरी गुलामी करो और दूसरा ये है कि तुम इस जेल में सड़ो। जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे बता देना। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले रोमी और उन सारे लोगों को वहां से निकालने के लिए पहुंच आते हैं। वो उस एरिया को हर हाल में खाली करवाना चाहते थे, लेकिन रोमी और उसके साथी हार नहीं मानते हैं और उन्हें जैसे तैसे कर वहां से भगाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी मची थी, चारों तरफ से हमले हो रहे थे। रिपोर्टर्स भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे अपनी न्यूज बनाने के लिए। वहीं जब सेओक को एक सेल से दूसरे सेल में लेकर जा रहे होते हैं तो वो भी ये सारी न्यूज टीवी में देख लेता है और समझ जाता है कि रोमी यानी उसकी बेटी की जान खतरे में है।
सुख के सामने बस रोमी का 10 साल पहले वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था जब वो उसे छोड़कर चला गया था, और ये गलती वो दोबारा नहीं करना चाहता था। हर हाल में रोमी को बचाना चाहता था, इसलिए वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, जहाँ वो अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करने की अच्छे से कोशिश कर रहा होता है। अपने माइंड को बिल्कुल ही शांत रखता है और देखते ही देखते उसकी हथकड़ियाँ भी खुल जाती हैं, जिसके बाद वो सारे पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ मचा देता है और खुद को रिहा करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अभी भी वो अपनी शक्तियों का यूज करना सीख रहा था। यहाँ वहाँ वो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, फटाक से हवा में वो उड़ने भी लगता है, लेकिन उसके बाद धड़ाम से आके जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोटें भी लग जाती हैं। लेकिन फिर भी सेवक अपनी बेटी की खातिर हार नहीं मानता है और बार बार उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और अंत में वो उड़ना सीख जाता है और उड़ते हुए सीधा रोमी के पास जाता है। वहीं रोमी भी अपने साथियों के साथ उन सारे पुलिस वालों से बचते हुए एक बिल्डिंग की बड़ी सी छत पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी अपने आप को एक कंटेनर में भर लेते हैं और सबके सब वहां पर जाकर बहुत ज्यादा मार पिटाई करने लग जाते हैं, उन्हें नीचे उतारते हैं, और देखते ही देखते सेवक भी वहाँ पर लैंड हो जाता है और उन सारे पुलिस वालों को अपनी सुपरनेचुरल पावर से दूर फेंक देता है। रोमी और उसके साथी की जान तो वो बचा लेता है, लेकिन सारे पुलिस वाले मिलकर उसे ही मारने लग जाते हैं। एंड लिटरली गाइस, ये सीन ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वहीं दूसरी तरफ इंसानियत अभी भी जिंदा थी, यानी कि रोमी एक पुलिस वाले को कंटेनर से गिरने से बचा रही होती है, और ये सब कुछ सेवक देख लेता है और धीरे धीरे कंटेनर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन कंटेनर बहुत ज्यादा भारी था और उससे डिसबैलेंस होकर सेवक को ही चोट लग जाती है, वो गिर जाता है, जिससे कि फिर रोमी भी स्लिप होकर कंटेनर से नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन सेवक फिर भी हार नहीं मानता है और जैसे तैसे कर जाकर अपनी बेटी को बचा लेता है, वो उसे पकड़ लेता है, साथ ही बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि आज तो मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए ही खो दिया। सेवक की बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि अगर वो रोमी और उसके साथियों के साथ में यहीं पर रहेगा तो ये लड़ाई तो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए पहुंच आता है, जहां सामने ही उसे मिन खड़ा हुआ मिलता है। बहुत गुस्सा आ रहा होता है सेवक को, जोरदार उसके पेट में मुक्का मारता है, जिससे कि मिन तो उड़कर वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पुलिस सेवक को पकड़कर वहां से ले जाने लगती है और सेवक को 4 साल की सजा हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं, सीन शिफ्ट होता है और 4 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवक अब रिहा हो चुका था और रोमी का वही वकील दोस्त यानी कि यून उसे लेने के लिए पहुंचा हुआ था। यून से रोमी के बारे में ये जानकर कि वो बिल्कुल ठीक है, सेवक तो काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही यून बोलता है कि हमने तो अब शादी भी कर ली और खुशी खुशी रहते हैं, सेवक तो उसे डांटने ही लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि यून एक काफी अच्छा लड़का है जो कि उसकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। और जैसे ही वो दोनों उस प्लेस पर पहुंचते हैं जहाँ पर 4 साल पहले दंगे फसाद हुए थे, सेवक तो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ खाली पड़ा था। जहाँ पर यून उसे बताते हुए कहता है कि दंगे फसाद होने के कारण ही टाइसन कंपनी को होल्ड पर रखा गया है और यहाँ पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। यून फिर ह्यूग को सीधा रोमी के पास ले जाता है, जिसने अपनी दुकान बंद होने के बाद ही घर के पास अपनी गली में ही एक छोटी सी दुकान खोली थी चिकन शॉप की, और उसका नाम उसने रखा था सुपर चिकन। सेवक के वहाँ पर आते ही रोमी तो उसे देखकर वैसे ही खुश हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग हमारे पापा और डैड को देखकर खुश होते हैं, हमारे फेस पे प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सो दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप में से वो कौन से लोग हैं जो कि अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपके डैड हमेशा हर मुसीबत में आपका साथ देते हैं। सो इसी के साथ इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और अगर आपको भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी मार देना, क्योंकि आप जानती हो कि मैंने कितनी प्यारी मूवी एक्सप्लेन की है आपके लिए और बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी।